गुड मॉर्निंग। आज के एडिटोरियल हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि यहाँ पे कॉमन एरर्स जो दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे कॉमन एरर्स जो हैं वो एडिटोरियल पे बेस्ड है, यानी जो एडिटोरियल में आया है उसी से बनाया गया है इसको। तो एक तो यहाँ पे कॉमन एरर्स दिया हुआ है ताकि आप जो पढ़ें उससे रिलेटेड कॉमन एरर्स क्या आ सकते हैं उसका आपको एक अंदाज़ा हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया कल की तरह ही, मैच द वर्ड्स विद द सिनोनिम्स, यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं सारे के सारे एडिटोरियल से रिलेटेड हैं और एडिटोरियल में ही ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं और उसके अनुसार इसका क्या मीनिंग होता है अब पढ़ने के बाद आपको अगर समझ में आ जाता है तो समझ लो कि आपका एक तरह का रिवीजन भी हो गया और याद भी हो जाएगा। तो ये शामिल कर लिया गया है इसमें। तो इसको आप बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। इसका आपको आंसर भी इसी वीडियो में बता दिया जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ लें कि एडिटोरियल आखिर है क्या, उसके बाद हम लोग लास्ट में उस पर आएंगे। एडिटोरियल का टाइटल दिया हुआ है इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स। इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स का मतलब तब समझ में आएगा जब इसके कॉन्टेक्स्ट आप समझ पाओगे। दरअसल हमारे देश में एक कानून है और एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, जिसको कहते हैं फ्री स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए कई लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कारण समाज में हैट्रेड या फिर एक दूसरे के प्रति नफरत या घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि दंगा वगैरह में तब्दील हो जाता है। तो इस पे एक कमेटी बैठाई गई है और जिसको एक रिकमेंडेशन देना है कि क्या इसको, यानी फ्री स्पीच के कारण जो घृणा उत्पन्न होता है, यानी लोगों में के बीच में वायलेंस वगैरह उत्पन्न होता है, तो क्या इसे एक आपराधिक मुकदमा के तौर पे शामिल कर लेना चाहिए। इसलिए कहा गया इनकॉर्पोरेटिंग। इनकॉर्पोरेट करना का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना। और लिमिट्स जो हैं, जो भी इसके प्रावधान है, इतना क्या इसमें, यानी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, उसके जो लिमिट्स हैं उसको भी अगर उस लिमिट से ऊपर जाते हो तो एक कानूनी अपराध की श्रेणी में इसको रखने की बात हो रही है। एक तरह की लिमिट है, तो लिमिट को इसको सम्मिलित कर लेनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो लिमिट है इसको शामिल कर लेना चाहिए किस चीज़ में, ऑन आईपीसी। आईपीसी की धारा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय आचार संहिता बोला जाता है इसको। इंडियन पीनल कोड में एंड हेट स्पीच के बारे में दोनों के बात हो गई आज कि क्या इसको शामिल कर लेना चाहिए, यानी जो आप हेट स्पीच देते हो इसको शामिल करना चाहिए, एक आपराधिक मुकदमा के तौर पे होना चाहिए इस पर। देखिए, प्रपोज्ड का मतलब जो संभावित है, जो अभी इस पे बातचीत चल रही है। हेट स्पीच प्रोविज़न, हेट स्पीच प्रोविज़न का मतलब हेट स्पीच के जो रिलेटेड प्रावधान है शुड बी क्लियर, एक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड फ्री ऑफ वेगनेस। और जो इसमें दो अर्थी नहीं होना चाहिए, वेगनेस का वेग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कहना चाह रहा है लेखक कि जो प्रपोज्ड है, जो प्रस्तावित है हेट स्पीच प्रोविज़न, हेट स्पीच की जो प्रावधान है जो अभी प्रस्ताव में है उस पर कानून बनने की बात चल रही है, ये ऐसा होना चाहिए जो कि पूरी तरह से स्पष्ट हो, क्लियर हो और उसमें किसी तरह का वेगनेस ना हो, अस्पष्टता न हो। वेग का मतलब ये होता है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जो अस्पष्ट होता है, जो एक आर पार ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो ट्रांसपेरेंट होने की बात हो रही है, यानी क्लियर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ साफ होना चाहिए, उसमें कोई ओल झोल नहीं होना चाहिए, लेखक ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, स्पीच इज़ फ्री। स्पीच जो है फ्री है, कोई भी बोल सकता है, मुँह है बोलो, बट इट इज़ अ फ्रीडम दैट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा फ्रीडम है, स्वतंत्रता है जो आता है किसके साथ, जिम्मेदारी के साथ। यानी आप बोलते हो लेकिन बोलो किसके साथ, जिम्मेवारी के साथ। एंड रिस्पॉन्सिबल स्पीच इज़ नॉट जस्ट समथिंग, एंड जो रिस्पॉन्सिबल स्पीच होता है इज़ नॉट जस्ट समथिंग, वो ऐसा कुछ नहीं है दैट डज नॉट कंटेन एब्यूज, जिसमें एब्यूज नहीं होता है, डिफेमेशन नहीं होता है। डिफेम करना मतलब किसी को की छवि बिगाड़ना, और इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब होता है उकसाना, टू वायलेंस, किसको उकसाना, वायलेंस को उकसाना। यानी जिम्मेवारी से भरा हुआ स्पीच इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट डज नॉट कंटेन एब्यूज, जो नहीं कंटेन करता किस चीज़ को, एब्यूज़ को। डिफेमेशन मतलब किसी को डिफेम करना, छवि बिगाड़ना, और इंसाइटमेंट मतलब भड़काना, टू वायलेंस, वायलेंस के लिए भड़काना।
इट इज़ इंक्रीजिंगली सीन एज, ये अगर इंक्रीजिंग मतलब एक बड़ा, अगर इस अब किसी को आप बोल रहे हो तो चलो ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह का यूज़ कर रहे हो, किसी की छवि को बिगाड़ रहे हो, वायलेंस बढ़ रहा है, लेकिन इसको और इसका इंक्रीजिंगली क्या देखा जाता है, यानी बढ़ा चढ़ा करके अगर देखें उसको और थोड़ा ऊपर लेवल पे जा कर के देखें तो क्या है, इट इज़ सीन एज एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन के तौर पे देखा जाता है दैट जो टेंड्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और इंसाइट हेटर टुवर्ड्स ग्रुप बेस्ड ऑन, जो टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्त होना, उस तरह से झुका होना, तो उस तौर पे नहीं होता है। अगर थोड़ा सा बड़े पैमाने पर अगर हम लोग देखें इसको, तो ये जो स्पीच होता है वो इस ओर झुका हुआ नहीं रहता है, किस ओर उसका झुकाव नहीं होता है, किस ओर झुकाव नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और इंसाइट हेट्रेड टुवर्ड्स ग्रुप, उस ओर इसका झुकाव नहीं होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट करता है किसी के खिलाफ, यानी उसका मान हानि करता है, इंसाइट हेट्रेड यानी घृणा को बढ़ाता है, भड़काता है किसी ग्रुप के प्रति, बेस्ड ऑन किस आधार पे, रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कहाँ से मेल हो और फीमेल हो, नेशनल और इमिग्रेशन का मतलब होता है अप्रवासी स्टेटस। यानी कहना ये चाह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि अभी क्या है, हेट्रेड फैलाया जाता है, लेकिन अगर इंक्रीजिंगली अगर बड़े पैमाने पर इसको अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये नहीं होता है, यानी एक्सप्रेशन का यूज़ करना इस ओर झुकाव नहीं पैदा करता है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करो, किस आधार पे, रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, बिलीफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या नेशनलिटी, इमिग्रेशन, कहाँ से आपकी उत्पत्ति है, अप्रवासी हो कि प्रवासी हो, इस आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप इन चीज़ों से बच करके बोलिए तब ठीक है। अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जिसमें किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, किसी की सेक्सुअलिटी आहत होती है, तो ऐसे केस में आपको इसको हेट स्पीच के अंतर्गत रखा जाएगा, न कि फ्री स्पीच के अंतर्गत रखा जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अगर आपको बोलने का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी रिस्पॉन्सिबल होकर के ही अपनी बात को रखें। ऐसा कुछ नहीं कहें जिसके जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे किसी में भेदभाव उत्पन्न हो जाए, वायलेंस इंसाइट हो जाए। इन सब चीज़ों से बचना है, तभी वो फ्री स्पीच की वैल्यू समझ में आएगी और उसका एक इम्पॉर्टेंस हमारे समाज में रह पाएगा। नहीं तो फिर ये हेट स्पीच में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड अवे, जो दुनिया है इससे दूर हट गया है। किस चीज़ से दूर हट गया है? फ्रॉम अ फ्री स्पीच डॉक्ट्राइन, जो दिया जाता है ना फ्री स्पीच का जो सिद्धांत, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, तो जो फ्री स्पीच यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो डॉक्ट्राइन है, मतलब जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो कि आधारित होता है, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित होता है किस चीज़ पे? अ फॉर्मल इक्वलिटी एमंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जिसका मतलब होता है, यानी फ्री स्पीच का मतलब ये हुआ कि इक्वलिटी, समानता, एमंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अलग अलग दृष्टिकोणों में, व्यू पॉइंट्स का मतलब होता है दृष्टिकोण, तो अलग अलग की जो व्यू पॉइंट्स है, बातें हैं, उसके बीच में समानता को ही अब क्या कर सकते हैं आप? फ्री स्पीच कह सकते हो। तो ये फ्री स्पीच डॉक्ट्राइन जो है, सिद्धांत है, उससे दुनिया पहले ही काफ़ी दूर चली गई है। और टू वन दैट डिस्करेजेस टारगेटिंग ऑफ एनी वल्नरेबल सेक्शन, उस समानता, अलग अलग व्यू पॉइंट्स में जो समानता है उससे दूर चली गई है दुनिया। और वैसे टू वन, वैसा विचार जो डिस्करेज करता है किस चीज़ को? द टारगेटिंग ऑफ एनी वल्नरेबल सेक्शन। और ये ऐसा एक व्यू पॉइंट है जो कि डिस्करेज करता है, इनकरेज नहीं करता है, डिस्करेज करता है किस चीज़ को? कि आप टारगेट करो किसी भी वल्नरेबल सेक्शन को। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर सेक्शन को। कहना ये चाह रहा है कि दुनिया जो है इस सिद्धांत से, किस सिद्धांत की बात हो रही है? जो फ्री स्पीच के सिद्धांत से काफ़ी दूर चली गई है।
ठीक है, काफ़ी दूर मतलब वो इसको ओवरकम कर लिया है, काबू पा लिया। क्यों? अब ये आधारित होता है, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित होता है एक फॉर्मल इक्वलिटी एमंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। एक तरह का क्या है, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इक्वलिटी मतलब समानता, अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग विचारों की समानता होती है। समानता किस चीज़ पे? एक चीज़ पे, टू वन। वो समानता किस पे आ जाती है? टू वन दैट, जो डिस्करेज करता है, मतलब हतोत्साहित करता है, इनकरेज नहीं करता है, बढ़ावा नहीं देता है। किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता है? कि जो कमज़ोर सेक्शन है उनको आप टारगेट करो, इस चीज़ को ये बढ़ावा नहीं देता है। द टर्म हेट स्पीच एंड कॉज फॉर लॉज दैट specifically seeks to punish it arise from this inclusive understanding of the basis on which a speech is restricted in modern democracies। समझिए, द टर्म हेट स्पीच एंड कॉज फॉर लॉज, जो टर्म हेट स्पीच है आए किसको आमंत्रित करता है? कानून को, जो स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे सीक टू का मतलब वांट टू पनिश करना चाहता है। किस चीज़ को? इसको पनिश करना चाहता है। ए उत्पन्न कहाँ से होता है? फ्रॉम दिस इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सम्मिलित करते हुए अंडरस्टैंडिंग, ऑफ द बेसिस, उस आधार पर, ऑन विच, जिस पर स्पीच इज रिस्ट्रिक्टेड, स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो प्राचीन डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उसमें। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको समझा दिया जाता है। थोड़ा सा जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना करके लिखा हुआ है। देखिए फिर समझिए, द टर्म हेट स्पीच एंड कॉज फॉर लॉज, ये दो अलग अलग नाउन है या फिर फ्रेज है। इसलिए यहाँ पे देखिए इसके लिए एक वर्ब आया है, सिक्स नहीं आया है, सिक आया है, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, हेट स्पीच एंड कॉज फॉर लॉ। एक तरफ हेट स्पीच है और दूसरे तरफ कॉज फॉर लॉ या डिमांड फॉर लॉज, यानी इसके लिए डिमांड किया जा रहा है कानून बनाने का। दो अलग अलग चीज़ें हो गई, हेट स्पीच और कॉल फॉर लॉज, मतलब डिमांड फॉर कानून, लॉज। दैट, अब देखिए दैट आया है तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं इसके, और इसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो दैट सीक टू, दैट वांट टू पनिश इट, जो पनिश करना चाहता है, यानी जो नया कानून है उसके अंतर्गत ये पनिश करने की बात करता है, दंड देने की बात करता है। और ये बात कहाँ से शुरू हुई? अराइज फ्रॉम दिस इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित करते हुए, एक समझ बनाई गई, और जो कि किस पे आधारित है? जो स्पीच के रेस्ट्रिक्शन, यानी उस पर जो पाबंदी है, जो कि हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी में इसका वर्णन है, देखने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल में जो हमारे लोकतंत्र में इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके अंतर्गत दंड का विधान इसमें शामिल करने की बात हो रही है। इन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मीनिंग लिख लीजिएगा। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, जिसको आप बैकग्राउंड भी बोल सकते हो। तो बैकग्राउंड कह सकते हो जो पृष्ठभूमि है आपका, है ना, आपकी भी पृष्ठभूमि होती है, व्हाट्स योर बैकग्राउंड। तो जो बैकड्रॉप में अगर इसको हम लोग देखें, इस पृष्ठभूमि में अगर देखें, द प्रपोजल टू इनकॉर्पोरेट प्रोविज़न, जो प्रपोजल दिया गया है क्या करने के लिए? इनकॉर्पोरेट, सम्मिलित करने के लिए, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, मतलब कानून, अगेंस्ट हेट स्पीच, किसके खिलाफ? हेट स्पीच यानी घृणा फैलाने वाले स्पीच, इन द पीनल लॉ इज़ क्वाइट वेलकम। आपराधिक जो मामला है, कानून है, उसमें इसको शामिल कर लेना, जो दंड संहिता है उसमें इसको शामिल कर लेना, वो वेलकम करने, स्वागत करने योग्य है। यानी इस प्रस्ताव को कि हेट स्पीच को भी दंड संहिता, पीनल कोड में शामिल कर लिया जाए, भारतीय दंड संहिता में शामिल कर लिया जाए, इसको स्वागत करने योग्य है। अ कमेटी अपॉइंटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, एक कमेटी अपॉइंट की गई है, किसके द्वारा? यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। टास्क्ड विथ, उसको कार्य क्या दिया गया? टास्क मतलब कार्य देना, उसको टास्क दिया गया है रिकमेंडिंग चेंजेस इन क्रिमिनल लॉ, कि आप
एक प्रस्ताव लेकर के आइए कि क्रिमिनल लॉ में क्या बदलाव लाया जा सकता है। इज नाउ, अभी क्या कौन सी स्थिति में है। सीकिंग टू फॉर्मुलेट, सीकिंग मतलब वांट टू, फॉर्मुलेट मतलब होता है बनाना, न्यू प्रोविजन नए प्रावधान, दैट विल मेक हेट स्पीच अ सेपरेट ऑफेंस, जो बना देगा किस चीज़ को, हेट स्पीच को एक अलग ऑफेंस, यानी ऑफेंस का मतलब अपराध, यानी एक अलग ही अपराध इसको बना दिया जाएगा। जो सिफारिशें आएगी, रिकमेंडेशन आएगी किसकी, जो कमेटी अपॉइंट की गई है, जिसके अंतर्गत किसने अपॉइंट की है, तो होम मिनिस्ट्री ने इन लोगों को अपॉइंट किया। आगे बढ़ते हैं। द टर्म हेट स्पीच में नॉट बी यूज्ड बट द पैनल इज एग्जामिनिंग रिकमेंडेशंस मेड बाय द लॉ कमीशन एंड द एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय टी.के. विश्वनाथन। कहा जाए कि जो टर्म हेट स्पीच बोला जाता है, ये हो सकता है कि इसका इस्तेमाल न किया जाए, इसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन जो पैनल है जो अपॉइंट किया गया है इसके लिए, वो जो सिफारिशें हैं उसको एग्ज़ामिन करेगी, जो कि लॉ कमीशन के द्वारा दिया गया है। यानी जो सिफारिशें की गई है किसके द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा, उसको पैनल सही से एग्ज़ामिन करेगा, उसको सही से समझेगा, इवैल्यूएट करेगा। एंड एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय टी.के. विश्वनाथन। ये जो सिफारिशें हैं दो लोगों के द्वारा दी गई है, एक लॉ कमीशन के द्वारा और एक्सपर्ट कमेटी जो कि हेड किया जा रहा था टी.के. विश्वनाथन के द्वारा। उनके जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने का या उस पर विचार करने का प्रयास किया जाएगा, जो पैनल है उसके द्वारा। इसमें कहा क्या गया है, यानी जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो सिफारिशें की हैं, उसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि ऑन एडिंग सेक्शंस 153C एंड 505A टू द IPC, इन्होंने सलाह ये दी है कि आप सेक्शन 153C को और 505 को यानी 505A को IPC इंडियन पिनल कोड में शामिल कर लीजिए, भारतीय आचार संहिता में इसको, दंड संहिता में इसको शामिल कर लीजिए, आचार संहिता दंड संहिता। द प्रपोज्ड सेक्शन 153C वुड टारगेट अ स्पीच दैट ग्रेवली थ्रेटन्स एनी पर्सन। अब क्या है, 153 के बारे में बोला गया है कि 153C वुड टारगेट अ स्पीच, वैसे स्पीच को एक टारगेट करेगा जो ग्रेवली थ्रेटन्स, जो थ्रेटन करता है, धमकाता है, एनी पर्सन, जो खतरा में डालता है किसी व्यक्ति को या फिर उसको धमकाता है, और किसी भी ग्रुप को विथ इंटेंशन टू कॉज फियर, इस इरादे के साथ कि भय का वातावरण बने, और अलार्म मतलब चेतावनी देना उसको, और इंसाइट वायलेंस, जिसके कारण वायलेंस भड़कता है, यानी जो हिंसा भड़कती है टुवार्ड्स देम। यानी 153 के अंतर्गत प्रावधान ये होगा कि अगर आप पूरी तरह से किसी व्यक्ति को डराते हो, धमकाते हो, भय का माहौल उत्पन्न करते हो, उसको वार्निंग देते हो, या फिर हिंसा भड़काने के लिए कोई प्रयास करते हो, तो 150C के तहत आपको अपराधी माना जाएगा। एंड प्रेस्क्राइब अ सेंटेंस ऑफ 2 years इन प्रिजन एंड अ फाइन। और इसके अंतर्गत ये भी बात कही गई है कि प्रेस्क्राइब करना किसी को मतलब सलाह दी गई, देना, तो सलाह दी गई है कि इसके अंतर्गत 2 साल की सज़ा और फाइन भी वसूला जाएगा। ये है रिकमेंडेशन। वहीं अगर बात करें सेक्शन 505A की, ऑन द अदर हैंड ये क्या कहता है, प्रपोजेज टू पनिश अ स्पीच और राइटिंग दैट कॉजेज फियर। वैसे स्पीच या राइटिंग, कोई लेखक अगर भी लिख करके लेख वगैरह ग्रुप वगैरह में डालता है या फिर सोशल मीडिया पे, तो वैसा लेख या वैसी बात जो कि फियर और अलार्म एमंग अ ग्रुप, यानी जो डर का माहौल पैदा करता है, और प्रोवोक्स वायलेंस, यानी वायलेंस को उकसाता है किसी के खिलाफ, ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, किस आधार पे, ऑन ग्राउंड ऑफ मतलब के आधार पे, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, और डिसेबिलिटी। इन आधार पे अगर कोई हिंसा भड़काने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान शामिल करने की बात हो रही है। ये सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं लॉ कमीशन के द्वारा, साथ ही साथ जो एक और पैनल बनी हुई थी उसके द्वारा। द कमेटी फॉर रिफॉर्म्स, जो कमेटी बनाई गई है रिफॉर्म्स मतलब सुधार के लिए, इन क्रिमिनल लॉज अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म। जो कमेटी बनाई गई है सुधार करने के लिए क्रिमिनल लॉ में, कानून में,
उसने क्या अट्रैक्ट किया है, क्रिटिसिज्म को, यानी उसको आलोचना की आलोचना झेलना पड़ा है, यानी आलोचना का सामना करना पड़ा है। व्हेन इट वाज फॉर्म्ड लास्ट ईयर, जब ये पिछले साल इसको फॉर्म किया गया, बनाया गया, एज मैनी फियर्ड, कई लोगों को इस बात का डर था कि हरिड प्रोसेस विदाउट एडिक्वेट एंड वाइड कंसल्टेशन, उसने कहा कि ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर लिया गया है बिना कोई पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, एंड वाइड कंसल्टेशन, ये बड़े पैमाने पर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बहुत जल्दीबाजी में कदम उठाया गया, कई लोगों का ये डर था। सम लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट सेड, कुछ लॉयर्स हैं और एक्टिविस्ट थे जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने क्या कहा, इट वॉज नॉट इंक्लूसिव एंड क्वेश्चन इट्स एबिलिटी टू गैदर अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन, कहा कि ये इंक्लूसिव नहीं था, मतलब सम्मिलित करने वाला, सबको शामिल करके इसको नहीं बनाया गया था। और उन्होंने सवाल उठाया इट्स एबिलिटी, इसकी क्षमता पे, टू गैदर अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन इन द मिड्स ऑफ अ पेंडेमिक, कि पेंडेमिक के काल में एक वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन को नहीं कर पाया होगा अरेंज, इस बात पे कहा जा रहा है। अभी पेंडेमिक चल रहा है, अब पेंडेमिक के काल में इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपने इसको सबको शामिल करते हुए फैसला नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन है। वाई सच पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म रिमेन, इट अपीयर्स दैट द पैनल वुड गो अहेड एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन सून, जबकि जो ऐसे पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है वो रहेगा, ठीक है, वो छोड़ दिया उसको। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पैनल है एक आगे बढ़ करके अपनी सिफारिशें जल्द ही इसको क्या करेगा, रखेगा पटल पे, ठीक है, अपने रिकमेंडेशंस को जल्दी ही करेगा, और देखते हैं कब करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हेट स्पीच प्रोविजंस, अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, यानी हेट स्पीच के परिप्रेक्ष्य में जो प्रावधान आए हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, प्रोविज़न का मतलब प्रावधान होता है, उसके बारे में बात अगर करें, तो इट मस्ट डायरेक्ट इट्स एफर्ट टू डिफाइन नैरोली द सेक्शंस इट प्रपोजेज टू फॉर्मुलेट, तो कहा जा रहा है कि इसको ध्यान देना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, उसको दिशा निर्देश करना चाहिए अपने एफर्ट को, किस चीज़ के लिए, कि जो आप बहुत ही इसको गंभीरता से, बहुत ही बारीकी से, नैरोली का मतलब क्या हुआ, बारीकी से, इसके अंदर को जो सेक्शंस आएंगे, ठीक है, जो आपने प्रपोज़ किया है मतलब सिफारिशें की है उसकी, जो बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, उन सेक्शन को आप बहुत ही माइन्यूटली लोगों तक इसको समझाइए, ठीक है, एंड अवॉइड द पिटफॉल ऑफ यूजिंग वेग एंड ओवरबोर्ड टर्म्स दैट वुड फॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा है कि इस चीज़ से बचिए, किस चीज़ से अवॉइड कीजिए, पिटफॉल मतलब जो खतरा है आपको, डेंजर है, ऑफ यूजिंग वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, एंड ओवरबोर्ड टर्म्स, ओवरबोर्ड का मतलब क्या हुआ, जो समझ से परे हो, जो भारी भरकम हो, वैसे टर्म्स को यूज करने से बचिए, एकदम स्पष्ट रहे, ठीक है, दैट वुड फॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा रहेगा, अगर ओवरबोर्ड टर्म का यूज़ करेंगे जो कि असफल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक क्या हो जाएगा, एक तरह का खतरा हो जाएगा कि आपके इस रिकमेंडेशन को लागू किया जाए या न किया जाए। यानी कहना ये चाह रहा है लेखक कि जो आपने प्रावधान लाए हैं हेट स्पीच को लेकर करके, उसमें एक ऐसा एफर्ट कीजिए कि जो कि पूरी तरह से स्पष्ट हो, उसका जो सेक्शन है, धाराएं हैं, पूरी तरह से स्पष्ट हो, ठीक है, उसमें किसी तरह का वेगनेस ना हो, और साथ ही साथ ज़्यादा एकदम क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश नहीं किया जाए, और एकदम एग्जैक्ट किया जाए, नहीं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये एक्ट है, और जहाँ पे एक्ट है वहाँ पे द लगेगा, याद रखिएगा, तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्ट लगा हुआ है, द लगेगा। इट मे बी रिकॉल्ड, देखिए यहाँ पे फिर से कॉमा है, तो इसको साइड करके पढ़िए, इसको लास्ट में पढ़िए, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज स्टक डाउन, स्टक डाउन का मतलब होता है कानूनी रूप से इलीगल घोषित कर देना, स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था, इसको इलीगल घोषित कर दिया गया था,
जिसको हम लोग नलीफाई भी बोल सकते हैं। नलीफाई करना मतलब उसको क्या कर देना, खारिज कर देना। तो कहा जा रहा है कि जो 66A है सेक्शन, जो कि किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, वाज स्टक डाउन, इसको खारिज कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट फेल्ड टू डिफाइन। ये फेल कर गया था किस चीज़ में, डिफाइन करने में, यानी उसको समझाने में, सम टर्म्स दैट साउट टू क्रिमिनलाइज ऑफेंसिव एंड एनोइंग मैसेजेस, जिसके अंतर्गत साउट मतलब वांटेड टू, क्रिमिनलाइज यानी क्रिमिनल ऑफेंस इसको माना जाए, आपराधिक मुकदमा समझा जाए, अपराध समझा जाए, एंड एनोइंग मैसेजेस जो कि तंग करने वाला मैसेज होता है। यानी 66A का सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, जिसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब ये असफल हो गया था डिफाइन करने में कि क्या वो कहना चाह रहा है, यानी जो क्रिमिनलाइज ऑफेंस के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है, या एनोइंग मैसेज के बारे में क्या कहना चाह रहा है, सही से समझा नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसको खारिज कर दिया गया। एवर सिंस दिस 2015 डिसीजन, 2015 के डिसीजन से, उसी समय से, एवर सिंस का मतलब उसी समय से, सब गवर्नमेंट सी अ लकूना, लकूना का मतलब होता है कमी, लैक कह सकते हो, शॉर्टेज कह सकते हो, इन द लॉ, कानून में कमी दिखता है कई लोगों को, कंसर्निंग ऑफेंसिव मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट। किससे रिलेटेड, कंसर्निंग का मतलब होता है संबंधित, ऑफेंसिव का मतलब होता है हेटेड फैलाने वाला, आपराधिक, मैसेजिंग मतलब मैसेज समझते हो, संदेश, किसके पर, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से जो ऑफेंसिव मैसेज किए जाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। यानी जब ये 2015 में फैसला आया जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, तब से सरकार को लगता है कि कानून में कुछ कमी रह गई है, किसको लेकर के, जो ऑफेंसिव मैसेजिंग है इंटरनेट को, इसको लेकर के। इफ़ एट ऑल न्यू सेक्शंस आर टू बी इंट्रोड्यूस, अगर मान लिया जाए कि अगर नए सेक्शंस इसमें शामिल किया जाए, पहले क्या था 66A जिसको नलीफाई कर दिया गया, अगर कोई आखिरकार अगर कोई नया कानून इसमें शामिल कर लिया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, इट शुड बी क्लियर, ये स्पष्ट होना चाहिए, दैट व्हाट इज साउट टू बी पनिश्ड, साउट टू मतलब वांट टू बी, किसको पनिश करना है, इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस, जिसको पनिश करना है वो वायलेंस को इंसाइट करता हो, भड़काता हो, और एडवोकेसी ऑफ हेट्रेड, एडवोकेसी मतलब होता है वकालत करना, और घृणा होता है हेट्रेड, यानी घृणा की वकालत करता हो, यानी घृणा को फैलाता हो, पोजिंग एन एमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर है, यानी जो पब्लिक जो के बीच में जो तालमेल है, जो उसको खतरा उत्पन्न करता है, और टारगेटेड ग्रुप, और जो किसी पार्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करता है, ओनली देन विल बी द वैलिड कर्व ऑन फ्री स्पीच, और तभी एक वैलिड मोड़ होगा, कर्व का मतलब मोड़ होगा, किस मामले को लेकर के, फ्री स्पीच के मामले को लेकर के। यानी लेखक लास्ट में ये कहना चाह रहा है कि ठीक है 66A को नलीफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अगर कोई नया प्रावधान अगर आप लाते हो तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये साउट वे होना चाहिए कि वैसे लोगों को पनिश करना जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस को उकसाता हो, घृणा को की वकालत करता हो, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो, या किसी पार्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करता हो, उसको लेकर के एक स्पष्ट धारा बनाने की ज़रूरत है, तभी फ्री स्पीच पे में जो एक मोड़ आया है उस पर वैलिडेट कर सकते हो, उसको वैलिड ठहराया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के अगर शॉर्ट में समझे तो इस एडिटोरियल के माध्यम से ये समझाया गया है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका सहारा लेकर कई लोग हेट्रेड या फिर वायलेंस को इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं, जाति धर्म संप्रदाय किसी के फिजिकल डिजेबिलिटी को लेकर के उस पर उसका मजाक उड़ाते हैं या उसको नफ़रत करते हैं। इन सब बातों से देश में या फिर देश की जनता को कई ऐसे सेक्शन हैं उनको प्रभावित होना पड़ता है और उनको सहन करना पड़ता है, तो उसके खिलाफ एक कानून के तहत इसको आपराधिक श्रेणी में लाया जाए और इंडियन पिनल कोड है उसमें शामिल करते हुए इसमें आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रावधान में शामिल किया जाए, जिसके अंतर्गत कई लोगों ने इसकी क्रिटिसाइज़ की है और कई लोगों और फिर भी जो है हमारे देश के जो होम मिनिस्ट्री है इसके प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए रिकमेंडेशंस जो कमेटी बनाई है वो जल्द ही सौंपेगी। ये सारी बातें इसमें की गई है।
अब हम लोग बात कर लें कॉमन एरर्स की। तो कॉमन एरर्स में है फर्स्ट कॉमन एरर, जो आपने पढ़ा है, आपको खुद समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है, द कमेटी फॉर रिफॉर्म्स, वैसी कमेटी जो सुधार के लिए है, इन क्रिमिनल लॉ, किस मामले में, क्रिमिनल लॉ के मामले में, अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसिज्म यानी जो भला बुरा बोलना किसी के बारे में, आलोचना जिसको बोलते हैं, आलोचना का सामना करना पड़ा। व्हेन इट हैज़ बिन फॉर्म्ड लास्ट ईयर, व्हेन इट किसके लिए आया है, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही, जो कमेटी फॉर्म हुई थी लास्ट ईयर, तब से कहा जा रहा है। इट तो होगा क्योंकि क्रिमिनल लॉ के लिए आया है इट, जब से बना है कानून। देखिए लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर जब भी लगा हुआ है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट जो भी लगा हुआ है, तो समझा जाके पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। देखो तो अट्रैक्टेड पास्ट है, ठीक है, तो अट्रैक्टेड जब पास्ट है तो यानी सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में, तो हैज़ बीन जो होगा प्रेजेंट में हो जाता है। तो इसको चेंज करके यहाँ पे क्या करें, व्हेन इट हैज़ बीन फॉर्म्ड नहीं होगा, खाली हैज़ बीन हटा दो, व्हेन इट फॉर्म्ड लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। नेक्स्ट आइए, इट इज़ इंक्रीजिंगली सीन, बड़े पैमाने पर देखा जाता है, एज एक्सप्रेशन, उस तौर पे जो एक्सप्रेशन, दैट जो, टेंड टू। अब देखो मैंने बताया था आप लोगों को, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले जो आता है वैसा एक्सप्रेशन, जो वर्ब है या सब्जेक्ट है, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के लिए टेंड वर्ड का यूज़ नहीं होगा, टेंस होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो टेंस नॉट टू, नोट टू नहीं था यहाँ पर, नॉट था, टेंस नॉट टू, तो टेंड नहीं होगा, टेंस होगा। टेंड का मतलब है प्रवृत्त होना, की ओर होना, झुका होना। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट मे बी रिकॉल्ड, वर स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे नो एरर। अब बताइए कहाँ पे एरर है इसमें। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यहाँ पे द लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्ट है, सही है, और यहाँ पे कॉमा है, तो इसको आप देख सकते हो कि इस साइड में है, इट मे बी रिकॉल्ड, जिसको आप याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सब्जेक्ट है। इसी को क्या कर दिया गया, वर स्टक डाउन, इसको क्या कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया, यानी कानूनी रूप से इलीगल घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप विचार कीजिए कि वर सही है, सब्जेक्ट आपका एक्ट है, एक्ट्स नहीं है, एक्ट है, यानी सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, वो जो बीच में एक दे देता है ना ये, तो लोग यहीं पे उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन इसको अगर हटा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ कॉमा है, तो एडिशनल जानकारी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से है। अगर इसमें से बीच में से इसको हटा भी दो तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, जो वर्ड्स हैं उसको सिनोनिम्स के साथ मैच कीजिए। तो पहला वर्ड आया बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि के लिए सही वर्ड होता है वो बैकग्राउंड होता है। पिटफॉल का मतलब होता है एक डेंजर, रिस्क, खतरा, तो डेंजर हो गया। लकूना, इसका प्रोनाउंसिएशन लकूना होता है, लकूना का मतलब होता है लैक, कमी, शॉर्टेज ऑफ समथिंग कह सकते हो। स्टक डाउन अभी बताया कि कानूनी रूप से इलीगल घोषित कर देना, ठीक है, अवैध घोषित करना, इसको नलीफाई कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत जो मिल जाएगा प्रिंसिपल के साथ। इस तरह से मैचिंग वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए। और जो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपके जो एडिटोरियल सेक्शन होता है यूट्यूब पे, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें डाल दिया जाता है, उसमें आप जरूर देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।